व लवण पार्ट 2। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसमें हम पॉइंट देखते हैं कुछ अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। तो कुछ अम्लों के प्राकृतिक स्रोत जैसे हम लेते हैं, पहले लेते हैं सिरका। तो सिरका हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सिरका हमें एसिटिक अम्ल से प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, दूसरे लेते हैं तो प्राप्त अम्ल ये हो जाएंगे प्राकृतिक स्रोत। जो सिरके से हमें क्या प्राप्त होता है? एसिटिक अम्ल। ओके फ्रेंड्स, तो सिरका जो होता है उससे हमें कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? एसिटिक अम्ल। संतरे से हमें कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? सिट्रिक अम्ल। इमली से हमें कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? टार्टरिक अम्ल। खट्टा दूध यानी दही, उससे हमें कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? लैक्टिक अम्ल। टमाटर से हमें कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। नींबू से हमें क्या प्राप्त होता है? सिट्रिक अम्ल। चिंटी का जो डंक होता है उससे हमें कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? मैथेनोइक अम्ल। मैथेनोइक अम्ल को दूसरा नाम हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो नेटल का डंक होता है, नेटल एक पादप होता है जो उसके अंदर क्या होता है? नुकीले डंक नुमा नुकीले डंक नुमा कुछ तंतु निकले हुए होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो नुकीले डंक नुमा जो तंतु होते हैं वो क्या होते हैं? उनमें मैथेनोइक अम्ल भरा होता है। ओके फ्रेंड्स, जो नेटल का डंक होता है उससे भी हमें क्या प्राप्त होता है? मैथेनोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर क्लोरीन व सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को ही क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। एकदम सिंपल डेफिनेशन है फ्रेंड्स। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो क्या होगा? क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा? वियोजित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये NaCl, ये जल यानी इसका जलीय विलयन हो गया सोडियम क्लोराइड का। इसमें अगर हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? ये इसका निर्माण हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाएगा और क्लोरीन का निर्माण हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जो यहाँ पे दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, यहाँ पे क्लोरीन दे रखा है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे क्लोरीन का निर्माण होगा और साथ में इसमें हाइड्रोजन भी बन जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो क्लोरीन गैस Cl2 जो होती है, क्लोरीन गैस यानी Cl2, वो कहाँ पे? एनोड पर वह हाइड्रोजन गैस होती है जो कैथोड पर मुक्त होती है। ओके फ्रेंड्स, यानी जो क्लोरीन गैस यानी जो सेल होता है, यानी जो सोडियम क्लोराइड में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके अंदर हम दो इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक एनोड होता है एक कैथोड होता है। ये तो आप जानते होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जिसमें जो इलेक्ट्रोड होता है, एक को एनोड कहते हैं एक को कैथोड कहते हैं। जो एनोड होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जो कैथोड होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे जो Cl2 जो होगी वो कहाँ पे होगी? वो एनोड पर मुक्त होगी। जो हाइड्रोजन होगी वो कहाँ होगी? कैथोड पर मुक्त होगी। ओके फ्रेंड्स, आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे हैं उपरोक्त प्रक्रिया से, यानी जो क्लोर क्षार प्रक्रिया होती है उससे जो उत्पन्न उत्पाद होते हैं उनके उपयोग क्या है, उनके उपयोग के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो इनमें जो हमें क्लोर क्षार प्रक्रिया से हमें क्या क्या मिल रहा था? एक तो H2 मिल रही थी, हाइड्रोजन मिल रही थी, एक Cl2 मिल रहा था और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा था। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन का उपयोग क्या होता है। हाइड्रोजन का उपयोग क्या होता है? ईंधन में होता है, मार्गरीन में होता है, खाद के लिए होता है, अमोनिया निर्माण में होता है। तो ये हाइड्रोजन का उपयोग है। अब देखते हैं हम Cl2 यानी क्लोरीन के उपयोग। जल की स्वच्छता में यानी जल को स्वच्छ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है क्लोरीन का। पीवीसी यानी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी यानी जो वायर होते हैं उनके ऊपर जो परत चढ़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं? पीवीसी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पीवीसी निर्माण में Cl2 का उपयोग होता है। रोगाणुनाशक के रूप में, तो रोगाणुनाशक के रूप में भी कहते हैं Cl2 का उपयोग करते हैं। CFC निर्माण में, तो CFC निर्माण में भी हम क्या करते हैं? Cl2 का निर्माण करते हैं। CFC किसे कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ये गैस होती है। जैसे हम जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके अंदर क्या होती है? सी तक ये गैस होती है। ओके फ्रेंड्स, जो हमारे रेफ्रिजरेटर हो गए, फ्रिज हो गए, उनके अंदर ये गैस भरी होती है। सेकेंड हम अब आते हैं हम NaOH। तो NaOH के उपयोग क्या हो जाएंगे? धातुओं से ग्रीस हटाने में, धातुओं से जो ग्रीस लगी होती है उसे हटाने में
NaOH का उपयोग किया जाता है। साबुन तथा अपमार्जक के निर्माण में भी साबुन का उपयोग NaOH का उपयोग किया जाता है। कागज उद्योग में भी क्या होता है, NaOH का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम फाइबर के निर्माण में भी क्या होता है, NaOH का उपयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं, अगर हम H2 और Cl2 की क्रिया करा दें तो क्या बन जाएगा, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर Cl2 और NaOH की क्रिया करा दें तो क्या बन जाएगा, NaOCl बन जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं HCl के उपयोग। तो HCl का उपयोग क्या किया जाता है, इस्पात की सफाई में, इस्पात की सफाई में HCl का उपयोग होता है। अमोनिया क्लोराइड निर्माण में इस्पात का इसका HCl का उपयोग होता है। औषधि निर्माण में होता है। सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में भी HCl का उपयोग होता है। हम आते हैं अब NaOCl यानी विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है, घरेलू विरंजन में, वस्त्र विरंजन में, विरंजन मतलब रंग उड़ाने में। ओके फ्रेंड्स, तो रंग उड़ाने में किसका उपयोग किया जाता है, NaOCl यानी विरंजक चूर्ण का उपयोग रंग उड़ाने में किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, विरंजक चूर्ण का निर्माण। अब तो विरंजक चूर्ण हमें बनाना है तो उसका निर्माण कैसे करेंगे। तो सबसे हमें पहले लेना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कोई हाइड्रोक्साइड लेना है, धातु हाइड्रोक्साइड लेना है। धातु हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब Cl2 से करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे करते हैं, हमें कोई धातु का हाइड्रोक्साइड लेना है, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, यानी धातु हाइड्रोक्साइड लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब Cl2 से करवाते हैं तो इसमें क्या होगा, CaOCl का निर्माण हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं विरंजक चूर्ण। ओके फ्रेंड्स, और H2O भी बन जाता है। अब इसके उपयोग देखते हैं विरंजक चूर्ण के। तो कपड़ों के विरंजन में इसका उपयोग किया जाता है। विरंजन मतलब रंग उड़ाने में, तो कपड़ों के रंग उड़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। रासायनिक उद्योगों में अपचय के रूप में, जो रासायनिक उद्योगों में क्या होता है, अपचय के रूप में भी इसका उपयोग होता है। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए, यानी रोगाणुनाशक के रूप में भी क्या होता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, क्रिस्टलन का जल। तो क्रिस्टलन का जल क्या है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणु की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन है। ओके फ्रेंड्स, तो जल लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहले देखते हैं जलीय कॉपर सल्फेट। तो जलीय कॉपर सल्फेट क्या होगा, CuSO4.5H2O, ये जलीय कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या क्या है, 5 होती है। तो इसमें क्रिस्टलन का जल क्या हो गया, 5H2O हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो डॉट के बाद जो संख्या लिखी है जल के अणुओं की, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। नेक्स्ट उदाहरण हम देखते हैं CuSO4.2H2O, यानी जिसे हम कहते हैं जिप्सम। तो जिप्सम में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, 2। इसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या कहते हैं, POP भी कहते हैं। यानी जिप्सम यानी CuSO4.2H2O। ओके फ्रेंड्स, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेमीहाइड्रेट। ओके फ्रेंड्स, हेमीहाइड्रेट जो कि ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, CuSO4.1/2H2O बनाता है। इसे ही POP कहते हैं। यानी जब जिप्सम को हम गर्म करेंगे 373 केल्विन पर, तो ये क्या करता है, जल के अणु को त्याग देता है और यह क्या करता है, CuSO4.1/2H2O बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट कहते हैं इसे हम। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसे हम क्या कहते हैं, POP कहते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं उपयोग। तो उपयोग क्या होता है POP का, तो टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने में, जो कि अस्पतालों में किया जाता है। प्लास्टर चढ़ाते हैं, जो किसी की हड्डी टूट जाती है तो उस पर क्या होता है, प्लास्टर चढ़ाते हैं। तो हड्डियों को सही जगह स्थिर करने में इसका उपयोग होता है। मूर्ति निर्माण में, खिलौने निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। पुनः जिप्सम के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस।